मैं डॉक्टर निवेदिता इलाल, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय कमला देवी राठी महिला पीजी महाविद्यालय राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। आज हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंतर्गत फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत आज हम देखेंगे धरातल के किसी भाग में जनसंख्या का अधिक या सघन रूप से पाया जाना या अल्प जनसंख्या या कम सघनता का मिलना विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और मानवीय कारकों के सामुचिक प्रभाव का परिणाम होता है। जनसंख्या के वितरण पर कोई एक कारक अधिक प्रभावशाली हो सकता है, किंतु उस पर अन्य कारकों का भी उल्लेखनीय प्रभाव पाया जाता है। 2018 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 7.594 बिलियन आंकी गई है। इस जनसंख्या का आधा केवल 5% से कम स्थल भाग पर रहता है, यानी 50% जनसंख्या स्थल भाग के 5% भाग पर ही निवास करती है, जबकि 56% स्थल भाग पर 5% जनसंख्या मिलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं स्थल भागों पर जनसंख्या का जो वितरण है वो कितना असमान है। यहाँ तक कि महाद्वीपों में भी एशिया और यूरोप, ये दो महाद्वीपों में विश्व की 3/4 से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में विश्व की 10.8%, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में विश्व की 19.04% जनसंख्या रहती है, निवास करती है। हम यह भी कह सकते हैं कि विश्व की 4/5 से अधिक जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में और 1/5 जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। दूसरे शब्दों में इसे कहा जा सकता है कि लगभग 70% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच ओल्ड वर्ल्ड में पाई जाती है। अब हम देखेंगे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, जिनमें पहला है प्राकृतिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक। इसमें सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक कारक को या भौतिक कारक इसे कहा जाता है। इसमें हम देखेंगे कि भौतिक कारक के अंतर्गत पहला जो फैक्टर है वह है जलवायु, क्लाइमेट। मनुष्य के स्वास्थ्य, निवास और क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु का महत्व सर्वोपरि है। जलवायु के अंतर्गत तापमान, आर्द्रता और वर्षा, प्रचलित पवने, ये सभी जलवायु के प्रमुख घटक हैं जो मानवीय क्रियाशीलता को नियंत्रित करते हैं। स्वास्थ्यवर्धक जो जलवायु है वो मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मानसिक कार्य के लिए 3 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस जलवायु, और शारीरिक श्रम के लिए 15 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान को सर्वोत्तम बताया जाता है। शीतोष्ण जलवायु मानव स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसी प्रकार पर्याप्त वर्षा युक्त मानसूनी जलवायु भी जनसंख्या को सदैव अपनी ओर आकृष्ट करती रही है। संसार की सबसे अधिक जनसंख्या का संकेंद्रण जो है मानसून एशिया के देशों पर, जिसमें आपका चीन, जापान, इसके अलावा वियतनाम, कोरिया, भारत, ये सभी देश आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ अपेक्षाकृत
कृत जो कम परिश्रम से ही वर्ष में कम से कम 1 से 2 बार फसलें उत्पन्न की जाती हैं, जिससे वहाँ खाद्यान्न पदार्थों की पर्याप्तता बनी रहती है। जबकि शीतोष्ण जलवायु वाले पश्चिमी यूरोपीय देशों और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटीय भागों पर भी वृहद मानव समूहों का निवास मिलता है। इसके अतिरिक्त जहाँ पर बहुत अधिक शीतलता है या अत्यधिक गर्म प्रदेश हैं, मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनुपयुक्त पाए जाते हैं। अति न्यून तापमान और सदैव हिम से आच्छादित रहने के कारण अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड, ये दोनों का लगभग 150 लाख किलोमीटर जो क्षेत्र है वो निर्जन पड़ा हुआ है। संपूर्ण टुंड्रा प्रदेश अत्यधिक ठंडक के कारण शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर स्थायी मानव निवास का लगभग अभाव पाया जाता है। इसी प्रकार से जो गर्म जलवायु वाले क्षेत्र हैं वो मानव बसाव के लिए प्रतिकूल माने जाते हैं। इस मैप में आप एशिया में जनसंख्या के वितरण को आप देखेंगे, जहाँ पर जो आर्द्र मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, ये जैसे भारत चीन वाला हिस्सा है, ये जो है वो सघन बसाहट वाला क्षेत्र है, देश है। इसके अलावा जो शुष्क प्रदेश है, ये देखिए ये वाला क्षेत्र है जो शुष्क है या मरुस्थली प्रदेश हैं, ये जो हैं वो कम बसे हुए क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो ये टुंड्रा प्रदेश या उत्तर वाला जो भाग है, जो हिम से आच्छादित रहने वाला क्षेत्र है, वो अति शीतल भाग है या शीत मरुस्थल के नाम से इसे जाना जाता है। ये निर्जन प्राय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा जो कारक है वो है भूविन्यास या स्थलाकृति, या इसको हम टोपोग्राफी भी कहते हैं। किसी भूक्षेत्र में जनसंख्या के वितरण और घनत्व पर वहाँ की स्थलाकृति का प्रभाव जो है अधिक देखने को मिलता है। सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो मैदानी भागों में देखने को मिलती है। जैसे अब इसको हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लें तो यहाँ पर ये उर्वर मैदान जो है वो मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सघन जनसंख्या जो है वो देखी जा सकती है। इस तरह से सघन जनसंख्या, उर्वर मैदान वाला भाग है, अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जबकि ये बीच वाला हिस्सा है, ये पठारी हिस्से के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व जो है वो कम पाया जाता है। और ये जो भाग है मरुस्थली भाग है, शुष्क प्रदेशों के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जनसंख्या जो है वो अल्प जनसंख्या या अल्प जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र माना जाता है। ठीक इसी तरह से आप देख सकते हैं उत्तर की ओर, इधर नॉर्थ ईस्ट की ओर भी ये अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र माने जाते हैं। इसमें चूँकि मैदानी भागों पर एक तो ये समतल और मैदानी भाग हैं और ये उर्वरा शक्ति इस क्षेत्र पर ज़्यादा पाई जाती है। उसका कारण है समतल होने के कारण मैदानों में कृषि के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध होती है। यातायात के साधन, सिंचाई, व्यापार आदि की सुविधाएं भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। यही कारण है कि विश्व के विभिन्न भागों में नदियों द्वारा जो निर्मित है, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदान हैं। पाकिस्तान में सिंधु नदी का मैदान है। ये सभी इसके उत्कृष्ट उदाहरणों में माने जाते हैं। चीन की अधिकांश जनसंख्या चीन के पूर्वी भाग में हांगहो, यांगत्सिकियांग इन नदी वाले घाटियों वाले भागों पर पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ भूमि होती है। जबकि पश्चिमी और पहाड़ी भाग है और पठारी भाग है, यहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। यूरोप के लिए हम देखें तो यूरोप महाद्वीप में राइन, डैन्यूब, सीन, वोल्गा इन नदियों के मैदान और संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी नदी का मैदान सघन रूप से आबाद है। इसके विपरीत जो पहाड़ी प्रदेश हैं, ऊंचे नीचे और अत्यधिक विषम होने के कारण खेती करने, बस्तियां बसाने, यातायात आदि की दृष्टि से सर्वथा अनुपयुक्त माने जाते हैं।
तो यहाँ पर इसके अलावा कई जो पर्वतीय भाग हैं वहाँ पर मानव निवास पाए जाते हैं, जहाँ लघु घाटियाँ भी होती हैं। तो जहाँ कहीं पर कोई बहुमूल्य खनिज पदार्थ जो है वो पाया जाता है, जैसे राकी पर्वत और यूराल पर्वत, यहाँ पर बहुत से उपयोगी खनिज पदार्थ मिलते हैं। तो यहाँ आदिवासियों का विकास भी हुआ है। थर्ड वन है मिट्टी या सॉइल। मानव सभ्यता का इतिहास जो है मिट्टी का इतिहास है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी प्रदेश में उपजाऊ मिट्टी, वहाँ की उपस्थिति मानव निवास को सदैव अपनी ओर आकर्षित करती रही है। मिट्टी वनस्पति का आधार है। सभी प्रकार के पेड़ पौधे मिट्टी में ही उगते हैं, इसलिए उनके विकास के लिए उर्वर और उपयोगी मिट्टी की आवश्यकता होती है। मनुष्य सभी प्रकार के शाकाहारी प्राणियों का भोजन अनाज और वनस्पतियों के रूप में मिट्टी से ही प्राप्त करता है। मांसाहारी जीव जिन प्राणियों पर निर्भर होते हैं, सामान्यतः वह भी मिट्टी में उगने वाले वनस्पतियों पर पलते हैं। इस प्रकार शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के प्राणियों और मनुष्यों को भोजन जो है वो मिट्टी से प्राप्त होता है। संसार में विभिन्न भागों में पाए जाने वाली मिट्टियों के भौतिक और रासायनिक संगठन में बहुत सी भिन्नता पाई जाती है। रासायनिक तत्वों के समावेश से कुछ मिट्टियाँ बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं, जैसे लावा की मिट्टी जो काली मिट्टी बनती है, जलोढ़ मिट्टी, ये सब मिट्टियों के प्रकारों में आते हैं। ये मिट्टियाँ काफ़ी उपजाऊ होती हैं। विश्व के विभिन्न नदी घाटियों में पाए जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, जिसकी वजह से उन भागों पर कृषि का विकास होता है। अधिक कृषि उत्पादन क्षमता विद्यमान होने के कारण ऐसे क्षेत्रों पर जनसंख्या का जमाव जो है वो अधिक पाया जाता है। यदि हम भारत को ही उदाहरण के रूप में देखें तो उर्वर जलोढ़ मिट्टी वाले मैदान में जनसंख्या अधिक सघन पाई जाती है। जैसे मैंने पहले इसमें बताया कि यह जो क्षेत्र है उर्वर मैदान वाला क्षेत्र है और यहाँ पर जनसंख्या सघन देखने को मिलती है। आज भी संसार की अधिक से अधिक जनसंख्या के जीविकोपार्जन का जो आधार है वह कृषि ही है, पूर्णतः मिट्टी की उर्वरता पर निर्भर है। यही कारण है कि संसार के बड़े बड़े जनसमूह उपजाऊ मिट्टी वाले भागों पर मिलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है खनिज पदार्थ, मिनरल्स। देखिए यहाँ पर मिनरल्स जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एनर्जी मिनरल्स। तो ये सभी प्रकार के जो मिनरल्स हैं वो मानव समूह के लिए उपयोगी हैं। औद्योगिक क्रांति के पश्चात खनिज पदार्थों की या खनिज संसाधनों की उपलब्धि ने जनसंख्या के वितरण को काफ़ी प्रभावित किया है। लोहा, तांबा, बॉक्साइट, इस प्रकार से मेटेलिक जितने भी हैं, मेटेलिक के अंतर्गत भी हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज हैं, ये सब फेरस के अंतर्गत आती हैं। कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट हैं, ये नॉन फेरस के अंतर्गत आते हैं। और गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये जो हैं वो प्रीशियस जो मेटल माने जाते हैं। तो ये सभी जो है जहाँ कहीं इनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। सोना, चांदी, हीरा, प्लैटिनम ये सब बहुमूल्य खनिज पदार्थ हैं। हालांकि इनकी जो उपस्थिति है विश्व के बहुत कम भागों में ही देखी जाती है, सीमित भागों में ही देखी जाती है, पर ये प्रीशियस खनिज पदार्थ होने के कारण जनसंख्या का जो जमाव है, जहाँ पर ये पदार्थ पाए जा रहे हैं वहाँ पर देखने को मिलता है। यूरोप में 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में कोयला पेटी विस्तृत है, जिसका विस्तार पश्चिम से
पश्चिम में ग्रेट ब्रिटेन से लेकर के पूर्व में रूस तक पाया जाता है। इस पेटी में लौह अयस्क की काफ़ी मात्रा मिलती है, इसीलिए इन क्षेत्रों पर लोहा इस्पात उद्योग का खूब विकास हुआ है। इसके साथ ही तांबा, जस्ता और खनिजों पर आधारित उद्योग भी विकसित हुए हैं। यूरोपीय देशों में जनसंख्या अधिक सघन है। पूर्वी यूरोप के जिन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार हैं, वहाँ भी जनसंख्या जो है वो अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम एशिया के शुष्क भागों में जहाँ पर एनर्जी मिनरल्स, जहाँ पर विशेष रूप से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के भंडार जो हैं वो देखे जाते हैं। संयुक्त अरब गणराज्य, कुवैत, ईरान, इराक, ये सभी देश इसके उदाहरण हैं जहाँ पर एनर्जी मिनरल्स जो हैं वो मिलते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के विशाल मरुस्थल में कालगुरली और कूलगार्डी के विश्व प्रसिद्ध सोने की खानें हैं। ये मेटेलिक जो मिनरल हैं वो पाए जाते हैं। इसके निकट नगरों का विकास हुआ है जहाँ पर लगभग 1000 किलोमीटर दूर पूर्वी भागों में पाइप द्वारा पीने का जल पहुँचाया जाता है। यानी पीने का जल वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, पाइप के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो या बस्ती या बसाहट जो है वो देखी जा सकती है, कारण उसका कि वहाँ पर सोने की खान पाई जाती है। तो इस प्रकार अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जहाँ पर जनसंख्या के निवास का कारण वहाँ पर पाए जाने वाले खनिज भंडार ही हैं। नेक्स्ट है जलाशय, वाटर बॉडीज। जलाशय के लिए हम देख लेंगे, जल जो है वो मनुष्य की एक जैविक आवश्यकता है जिसके अभाव में मानव जीवन संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य का निवास वहीं पाया जाता है जहाँ पीने के लिए कोई जल के स्रोत उपलब्ध हों। जनरली हम देखे हैं कि जहाँ पर नदियाँ जो हैं वो प्रवाहित होती हैं, तो नदियों के आसपास जो है वो बस्ती या बसाहट जो है वो देखी जाती है। उसका कारण है कि नदियों के किनारे जो है उर्वर भूमि तो मिल ही रही है, लेकिन इस पे जो जल का प्रवाह जो हो रहा है इस भाग पर, तो जल के प्रवाह के कारण इस भाग पर पीने का जो जल है, इसके अलावा दैनिक उपयोग के लिए, कृषि के लिए और उद्योग के लिए जल जो है वो इनको मिलता जाता है। इसीलिए यहाँ पर बसाहट जो है जल के किनारे वाले भागों पर देखने मिलते। कई जगह पर हम लोगों ने देखा है कि जहाँ पर कुआं है, बावली है, उसके चारों ओर ही आप जो इस तरह से सेटलमेंट जो है वो बसाहट जो है वो देखने को पाते हैं, या जनसंख्या का जो जमाव है वहाँ देखने को पाएंगे। यही कारण है कि आप देखिए कि औद्योगिक कार्यों के लिए और सिंचाई के लिए, घरेलू कार्यों के लिए जो जल की आवश्यकता होती है, तो जल पूर्ति की सुविधाओं वाले क्षेत्र में जनसंख्या जो है वो सघन पाई जाती है। कई जगहों पर आप देखेंगे, जैसे आप देखिए इस तरह से जो भारत का जैसे हम इस तरह से मैप देखते हैं, तो इस तरफ जो है वो समुद्री सीमाएं जो हैं वो लगी हुई हैं। तो इसके आप देखेंगे कि समुद्री सीमाओं के किनारे किनारे भी आप देखेंगे इस तरह से जनसंख्या का बसाहट जो है वो देखा जा सकता है। कहीं पर आइलैंड बने हुए हैं, कहीं पर, तो उस भाग पर आप देखेंगे कि जो है थोड़ा बहुत जमाव जो है उसका भी देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ से जल की पूर्ति जो है वो हो रही है। जहाँ पर जल जो है वो मिलते हैं, इसके समुद्री जल से आप देखेंगे कि जो हम ट्रांसपोर्टिंग का या पत्तन का जो कार्य है वो भी कार्य लिया जाता है। न्यू ऑरलियंस, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, शंघाई, सिंगापुर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये सभी बड़े बड़े नगर हैं जो समुद्र तटों पर स्थित हैं।
समुद्री तटों पर स्थित होने के कारण जो व्यापारिक दृष्टिकोण से ये शहर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे शुष्क मरुस्थलीय भागों में जहाँ जनसंख्या का निवास केवल उन्हीं क्षेत्रों पर देखा जाता है जहाँ कोई जलाशय इस प्रकार से उपलब्ध होता है। तो इस तरह से इसमें देखा जा सकता है कि जहाँ पर जल की उपलब्धता पाई जाती है वहाँ पर जनसंख्या उस ओर आकृष्ट होती है। नेक्स्ट वन है स्थिति एवं अभिगम्यता, लोकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी। स्थल और सागर के संदर्भ में किसी प्रदेश की स्थिति कई प्रकार की हो सकती है। वो प्रदेश जो है बीच में स्थित हो सकता है, महाद्वीप के रूप में हो सकता है, द्वीप के रूप में हो सकता है, या सागर के तटीय भागों पर भी हो सकता है, दो पर्वतों के बीच में भी स्थित हो सकता है, या पर्वत के निचले हिस्से पर भी स्थित हो सकता है जिसको हम गिरिपदी कहते हैं। ये सारी जो स्थितियां हैं वो प्राकृतिक स्थिति है। सापेक्ष स्थिति का अभिप्राय जो है किसी स्थान या क्षेत्र की अभिगम्यता या पहुंच तथा पारस्परिक स्थानिक स्थिति से उसका तात्पर्य है। सापेक्ष स्थिति के प्रमुख प्रकार हैं केंद्रीय स्थिति, परिधीय स्थिति, संलग्न यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई, और सामरिक जो दूर में स्थित होती हैं। इसके विपरीत पहाड़ी भाग ऊंचे नीचे और दुर्गम होते हैं। वहाँ किसी भी स्थलीय यातायात के साधन का विकास करना अत्यंत खर्चीला और कठिन होता है। जल यातायात के लिए नौगाम्य नदियों, समुद्रों का तटवर्ती भाग अत्यधिक उपयुक्त होता है। इन्हीं कारणों से जनसंख्या की सघनता सागर, झील या नदी के तटीय भागों में और आंतरिक जो समतल मैदानी भाग है वहाँ पर पाई जाती हैं। ब्रिटिश द्वीप समूह, जापान, इंडोनेशिया, ये सभी इसके उदाहरण हैं। मुख्य स्थल के निकट स्थित हैं जो सागरीय द्वीप भी, वो मानव निवास को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा सिंगापुर, जिब्राल्टर, अदन, पनामा, ये सभी भी इसके उदाहरण हैं। इसके बाद ये तो थे सारे नेचुरल जो या भौतिक कारक। दूसरा है मानवीय कारक, ह्यूमन फैक्टर। मानवीय कारक के अंतर्गत हम लोग देख लेंगे इकोनॉमिक फैक्टर या आर्थिक कारक। किसी भी क्षेत्र में मानव निवास के लिए वहाँ पर जीविका के किसी न किसी साधन का पाया जाना अनिवार्य होता है। जीविका के साधन कई प्रकार के होते हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि आखेट यानी शिकार करना, यह भी जीविका का कारक है, या कृषि करना, या उद्योग धंधे, व्यापार, परिवहन, विविध प्रकार की सेवाएं, ये सब इसके अंतर्गत आती है। तो विश्व के जिस भाग में कोई एक अथवा एक से अधिक आय के स्रोत उपलब्ध हों या विकसित होते हैं, वहाँ निवास के लिए जनसंख्या आकर्षित होती है। कृषि प्रधान देशों में, उन भागों में जहाँ उपजाऊ मिट्टी या भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं जो कृषि के लिए उपयुक्त पाई जाती हैं, वहाँ पर मानव का बसाव जो है वो अधिक पाया जाता है। भारत के उत्तरी मैदान, चीन के मैदान और बांग्लादेश के डेल्टाई भाग में जनसंख्या अधिक होने का यही कारण है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी विकास जनसंख्या घनत्व को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। आधुनिक काल में प्रौद्योगिकी के विकास के द्वारा नए नए यंत्रों, मशीनों, परिवहन और संचार के साधनों का विकास किया जा रहा है, जिससे औद्योगिक और कृषि उत्पादनों में उल्लेखनीय वृद्धि और जीवन स्तर में उत्थान होता है, जिसके फलस्वरूप अन्य क्षेत्रों से औद्योगिक और आर्थिक रूप से विकसित क्षेत्रों के लिए जनसंख्या का स्थानांतरण होता है। उद्योग मुख्यतः नगरीय केंद्रों पर स्थापित होते हैं, इसलिए रोजगार के लिए
जो ग्रामीण जनसंख्या है, ग्राम से जो जनसंख्या है वो नगर की ओर पलायन करती है या प्रवास करती है। किसी भी देश में आर्थिक प्रगति होने पर उसमें भोजन और रोजगार की उपलब्धि के रूप में अधिक जनसंख्या के पोषण की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, जिससे वहाँ जनसंख्या का बसाव जो है वो बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, सोशियो कल्चरल फैक्टर। जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप पर सामाजिक संगठन, वर्ग, भेद, रीति रिवाज, परंपराओं, धार्मिक विश्वास और जीवन मूल्यों के प्रभाव को अपेक्षाकृत लघु स्तर पर देखा जा सकता है। जिन रूढ़िवादी समाजों में सामाजिक मान्यताएं और धार्मिक विश्वास आदि परिवार नियोजन में बाधक होते हैं, वहाँ जनसंख्या की वृद्धि दर तीव्र होती है, जिससे वहाँ जनसंख्या का घनत्व जो है वो तेजी से बढ़ता जाता है। विभिन्न मुस्लिम देशों और विकासशील देशों में सामाजिक प्रवरोधों की जटिलता के कारण जनसंख्या की सघनता में चिंताजनक वृद्धि हो रही है। तो सामाजिक प्रथाएं और जीवन मूल्य जनसंख्या के स्थानांतरण को नियंत्रित करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव जो है जनसंख्या के वितरण पर देखने को मिलता है। वहीं पर भौतिकवादी पाश्चात्य संस्कृति आर्थिक संपन्नता के लिए जनसंख्या के प्रवास को प्रोत्साहित करती है, जिसके फलस्वरूप अधिक जनसंख्या वाले यूरोपीय देशों से बड़े पैमानों पर मानव स्थानांतरण जो है वो अल्प जनसंख्या वाले अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई, अफ्रीकी और अन्य क्षेत्रों के लिए हुआ है। इसके विपरीत पूर्वी या प्राचीन सभ्यता वाले एशियाई देशों के लोगों में क्षेत्रीय गतिशीलता जो है वो कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ आर्थिक दौड़ जो है वो काफ़ी मंद होती है और लोग अपनी आय और साधन के अनुसार जीवन यापन करके निम्न जीवन स्तर से भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए चीन, वियतनाम, भारत, बांग्लादेश आदि अधिक जनसंख्या वाले देशों से स्वेच्छा से अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण अपेक्षाकृत जो है वो कम हुए हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक कारक या पॉलिटिकल फैक्टर। सरकारी नीतियां जनसंख्या के वितरण और घनत्व को विभिन्न रूपों में नियंत्रित करती हैं। विभिन्न देश अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के अनुसार अपनी अपनी नीतियों का भी निर्धारण करते हैं, जिनके द्वारा जनसंख्या वृद्धि और प्रवास को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया जाता है। 20वीं शताब्दी के आरंभ तक जनसंख्या प्रवास पर राष्ट्रीय नियंत्रण कम होता था, जिससे बड़े पैमाने पर जनसंख्या का स्थानांतरण संभव था। उस समय जहां नए आर्थिक संसाधनों का पता चलता था, वहां उच्च प्रौद्योगिकी वाले घने बसे हुए देशों से लोग आकर बसने लगते थे और उपनिवेशों की स्थापना करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात लगभग सभी राष्ट्रीय सरकारों ने आप्रवास पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया की श्वेत नीति के परिणाम स्वरूप वहाँ गोरी जातियों के अतिरिक्त अन्य लोगों को नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती है। इसी प्रतिबंध के कारण सघन बसे हुए एशियाई और अफ्रीकी देशों से आप्रवासन पूर्णतः प्रतिबंधित है और यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या के 50वें भाग से भी कम है। भारत देश का जब विभाजन हुआ 1947 में, भारत पाकिस्तान का विभाजन एक इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जिससे दोनों देशों के जनसंख्या वितरण में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। ये सब राजनीतिक कारक के अंतर्गत आते हैं। देन लास्ट है जनांकीय कारक, डेमोग्राफिक फैक्टर। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, प्रवास और नगरीकरण जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख जनांकीय तत्व हैं। लगभग पिछले 50 वर्षों से प्रायः सभी देशों में जनसंख्या के अंतर्राष्ट्रीय आवास प्रवास पर प्रतिबंध है।
इसलिए भारत और चीन जैसे देशों में जहां पहले से ही जनसंख्या का आकार विशाल है, वहां प्रवास के अभाव में प्राकृतिक वृद्धि से ही जनसंख्या के आकार और सघनता में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। बहुत से विकासशील देशों में प्रयत्न के बावजूद जन्म दर में अधिक कमी नहीं आ पाई है, जबकि चिकित्सा सुविधाओं के विकास से मृत्यु दर में काफ़ी कमी आ गई है। इसके परिणाम स्वरूप वहाँ प्राकृतिक वृद्धि की गति निरंतर बनी हुई है और जनसंख्या तीव्रता से बढ़ती चली जा रही है। यही कारण है कि भारत सहित अनेक विकासशील जो देश हैं उनमें जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विकसित देशों में स्थिति इससे भिन्न देखी गई है। वर्तमान काल में जनसंख्या का क्षेत्रीय पुनर्योजन की प्रक्रिया विकासशील देशों में अत्यधिक प्रचलित है, जिसका मूल कारण है नगरीकरण का विकास। तो इस प्रकार हमने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत भौतिक और प्राकृतिक कारक के अंतर्गत जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टी, खनिज पदार्थ, जलाशय स्थिति एवं अभिगम्यता को देखा। मानवीय कारक के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक और जनांकीकी कारक को देखा। इस चैप्टर के अंतर्गत यदि किसी प्रकार की क्वेरी है, उत्सुकता है या इससे संबंधित कोई प्रश्न है या कोई सलाह है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।